हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब अपन चैप्टर नंबर 7 में एक नए स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं। 7 नंबर चैप्टर से पहले आपने पहले दूसरे चैप्टर में एक क्षेत्र पढ़ा था कि यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र आपके पास E है, उसकी वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर E। और यदि इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा जाए, स्थिर अवस्था में रखा जाए, तो इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे अपन विद्युत बल कहते हैं। तो इसको मैं F और F के नीचे E से डिनोट कर देता हूं। E का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। आप कहते हैं कि सर बल एक सदिश राशि है, तो ये जो बल की डायरेक्शन है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ये बात हुई अपने पास विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी स्थान के ऊपर केवल चुंबकीय क्षेत्र है। आप विद्युत क्षेत्र को भी उसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन पहले अपन विद्युत इस चुंबकीय क्षेत्र को अकेला पढ़ लेते हैं। तो अभी के लिए अपन ये मानते हैं कि आपके पास यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र है, और यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्थिर आवेश रखा जाए तो उसके ऊपर बल है वो जीरो लगता है। एक H.A. लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर मेरे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र B है और इस B चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश Q स्थिर अवस्था में रखा हुआ था, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है, यानी वो आवेश स्थिर अवस्था में ही रहता है। लेकिन अचानक से इस आवेश को थोड़ी सी गति प्रदान कर दी गई, यानी कि ये जो स्थिर आवेश था अब गतिमान अवस्था में आ जाता है, और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, वो भी दोनों कैलकुलेट कर ली गई। तो ये देखा गया कि उस आवेश के ऊपर एक बल उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश के गतिमान होने पर उसके ऊपर जो बल लगता है उसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि सर आवेश तो पहले भी था, चुंबकीय क्षेत्र पहले भी था, उस पर वेग नहीं था। तो जब ये स्थिर अवस्था में होता है उस समय इसके ऊपर बल जीरो होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में अगर ये आवेश स्थिर अवस्था में है तब भी इसके ऊपर बल लग रहा है। तो जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला आता है इसे अपन फोर्स कहते हैं और m से लिखते हैं। m का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास q एक अदिश राशि है, और जो वेलोसिटी है, वेग है, उस वेग की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, सदिश गुणनफल होता है। और सदिश गुणनफल का मतलब है कि यहाँ पर एक इन दोनों की परिणामी दिशा आएगी। अब सदिश गुणनफल में आप जानते हैं कि यदि एकांक सदिशों को गुणा किया जाए कि सर आई कैप को और जे कैप का यदि सदिश गुणनफल किया जाए तो के कैप आता है, यानी आई की डायरेक्शन एक्स एक्स की दिशा में, जे की डायरेक्शन वाई एक्स की दिशा में अगर है तो परिणामी जो रिजल्ट है वो जेड की डायरेक्शन में आता है, के कैप आता है। यानी कि ये जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में आती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गतिमान है तो ही उसके ऊपर बल लगता है, जिसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। तो इस चुंबकीय बल की जो खोज है वो लॉरेंज ने की थी, इसलिए इस बल का नाम भी लॉरेंज बल कहा जाता है। इसे चुंबकीय बल और लॉरेंज बल दोनों के नाम से जाना जाता है। अब लॉरेंज ये कहता है कि मान लीजिए कहीं पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और इन दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में कोई Q आवेश है, उसको स्थिर अवस्था में रखा गया है। तो यदि Q आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल तो लगेगा, लेकिन स्थिर अवस्था की वजह से इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके ऊपर ये चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि चुंबकीय बल तो केवल गतिमान आवेशों के ऊपर ही कार्य करता है। लेकिन लॉरेंज ये कहता है कि ये दोनों क्षेत्र वहां पे उपस्थित हैं, उनमें एक आवेश Q भी रखा हुआ है, और वो जो Q आवेश है वो v वेग से गति भी कर रहा है। यानी आपके पास चार भौतिक राशियां आ गई, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, आवेश का परिमाण और आवेश की वेलोसिटी। तब लॉरेंज कहता है कि इस स्थिर आवेश के ऊपर एक विद्युत बल लगता है जिसे अपन एफ ई वेक्टर कहते हैं, इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगता है जिसे अपन एफ एम वेक्टर कहते हैं,
और इन दोनों बलों का जो सदिश योग है वो उस आवेश के ऊपर परिणामी बल कहलाएगा। तो यदि अकेला चुंबकीय क्षेत्र है तो इस अकेले चुंबकीय बल को लोरेंज बल कहेंगे, और यदि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी है और उसमें कोई आवेश गतिमान है तो इन दोनों यानी विद्युत बल का और चुंबकीय बल दोनों का जो योग है वो आपका लोरेंज बल कहलाता है। तो यहाँ पे अपन इन दोनों की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सर क्यू ई वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास क्यू वी वेलोसिटी क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से भी अपन इनको लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो क्यू है इसको कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास पहले आ जाएगा ई वेक्टर प्लस इसके अंदर आपके पास आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपके पास टोटल बल आ जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला जो लोरेंज बल है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को केवल लोरेंज बल की परिभाषा, विद्युत बल की वैल्यू, चुंबकीय बल की वैल्यू, दोनों क्षेत्र उपस्थित होने पर लगने वाला टोटल परिणामी लोरेंज बल क्या होगा, इसकी कहानी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे, और उसका अपना उद्देश्य रहेगा कि केवल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गतिमान करता है तो ये जो आपके पास चुंबकीय बल आता है इसका परिणाम क्या क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं, वो जो पार्टिकल है वो किस पथ के ऊपर, कैसे रास्ते के ऊपर गति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो चलिए पहले अपन लोरेंज बल की डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि यदि कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र E वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, दोनों की बातें अपन ने लिख दी है, इन दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में, दोनों क्षेत्र हैं आपके पास, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और उसमें कोई एक आवेश Q है। अब वो स्थिर है या गतिमान है उस बात को अपन आगे लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल भी लगेगा, चुंबकीय बल भी लगेगा, उन दोनों का जो योग है उसे अपन लोरेंज बल कहते हैं। और यदि विद्युत क्षेत्र अब्सेंट है, वहां पर नहीं है, तो केवल अकेला चुंबकीय बल लगेगा, तो उसको भी अपन लोरेंज बल कहेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो इन दोनों बलों का योग, विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग है उसे ही अपन लोरेंज बल कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने विद्युत बल की वैल्यू लिख दी, एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, ये बात अपन ने अच्छे से समझी है पहले दूसरे चैप्टर में। चुंबकीय बल एफ एम दिस इज इक्वल्स टू क्यू वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल, और ये जो चुंबकीय बल है इसकी जो दिशा है वो वेग की और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो आपके पास चुंबकीय बल एफ एम वेक्टर आया है इसकी दिशा की। अक्सर बच्चों को इस चुंबकीय बल की दिशा के निर्धारण में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी कहानी है, सबसे पहले आप ये जो वेलोसिटी है उसको आप किसी एक सदिश दिशा में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए इसको मैं एक्स एक्स की दिशा में कह देता हूँ, तो इसके लिए मैं मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसको आगे की तरफ लेके आता हूँ, और उसमें जो अंगूठा है, तर्जनी अंगुली है, मध्यमा है, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखता हूँ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। तो इस पोजीशन में अपन इसको रखते हैं। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जो आपकी तर्जनी अंगुली है ये एक्स एक्स की दिशा को व्यक्त करती है, यानी आई कैप के डायरेक्शन को। ये जो मध्यमा है ये आपके वाई एक्स की दिशा को, यानी जे कैप एकांक सदिश को प्रदर्शित करती है। तो यदि इस डायरेक्शन के अंदर कोई आवेश गतिमान है, सिंपल एक्स एक्स की दिशा में कोई आवेश गतिमान है, और यहाँ पर ये जो आपकी मध्यमा है वाई एक्स की दिशा जिसे अपन ने कही है, यदि इस दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ठीक है, तो यदि ऊपर से नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उसमें एक्स एक्स की दिशा में कोई आवेश गतिमान है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो इस अंगूठे की डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि वो आवेश अगर उसके ऊपर चुंबकीय बल नहीं लगता तो वो एक्स एक्स की दिशा में चलता, अब उसके ऊपर जैसे जैसे चुंबकीय बल लगेगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ उठने का मतलब है अंगूठे की दिशा में उसके ऊपर बल लगेगा। तो ये सिंपल सी कहानी है। आगे चल करके अपन इस बल की जो दिशा का टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे।
तो अभी के लिए आप लोगों को केवल इस बात को समझना है। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को एक बार और रिप्लेस कर देता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है सर क्यू ई वेक्टर प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाती है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब आप इसको एक लाइन और लिख सकते हैं किस तरीके से कि Q है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो जब आप Q को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पोर्शन में आपके पास E वेक्टर बचेगा, प्लस रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर रह जाएगा। ठीक है, अब यदि आप बात करते हैं इस अकेले चुंबकीय बल की, तो इस अकेले चुंबकीय बल के अंदर आप जानते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाया जाता है तो वहाँ पर उनकी जगह साइन थीटा अप्लाई हो जाता है। तो यदि मैं इसके बल की बात करूँगा और वो भी मैं इसके केवल परिमाण की बात करूँ, एफ एम वेक्टर का मोड, दिशा को एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास क्यू वी बी और साइन थीटा हो जाएगा। और ये थीटा क्या है? ये वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। जितने भी डिग्री का कोण है उसको आप साइन थीटा के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके पास चुंबकीय बल आ जाएगा। ये इतनी सी कहानी है। अब कुछ एक नोट है उसको अपन और क्लियर करते हैं। नोट यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कि मान लीजिए आवेश जो है आपके पास वो पॉजिटिव नहीं है। यदि आवेश नेगेटिव है तो आवेश ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने का मतलब क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, तो जो बल की डायरेक्शन लगेगी, सिंपल आप आवेश को उसके निशान के साथ अप्लाई करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो उसके साथ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि नेगेटिव चार्ज है दैट टाइम आप उसको माइनस क्यू रखेंगे, और वो जो माइनस क्यू है वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आनी थी उसका नेगेटिव निशान यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी माइनस डायरेक्शन आएगी। यानी कि इसके अंदर यदि ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो इन दोनों का सदिश गुणनफल के कैप आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन माइनस के कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जहां कहीं भी केवल आवेश कहा जाता है इसका मतलब आपको अपने दिमाग में धनावेश मान करके चलना है। और यदि कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर जो बल की दिशा आएगी वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। दैट टाइम यहाँ पे आप माइनस अप्लाई करेंगे। इतनी कहानी क्लियर है। दूसरी बात और चलते हैं कि यदि आवेश, हालांकि अपने ये सारी बातें समझ ली हैं, यदि आवेश स्थिर है, विराम है, विराम अवस्था में है, क्या मतलब समझ में आया? विराम अवस्था में है मतलब वेलोसिटी जो है वो इसकी ज़ीरो है। तो जब वेग ज़ीरो होगा तो आपने बहुत अच्छे से समझा है कि उसके ऊपर केवल विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय बल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एफ ई है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन इन दिस सिचुएशन जो एफ एम वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, चुंबकीय बल है वो आपका डेफिनेटली ज़ीरो होगा, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिमान आवेश के लिए अप्लाई होता है। तो कुछ इस तरीके से अपन इस बात को समझते हैं। एक और महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे आता है, उस बात को भी अपन समझते हैं। यहाँ पे आपने V और क्रॉस B लिखा है। यदि आवेश है, पॉजिटिव है, गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, ध्यान देना यहाँ पर आवेश भी है, वेग भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो क्या इस स्थिति के अंदर चुंबकीय बल ज़ीरो होगा? क्या ऐसी कोई पोजीशन बनती है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तब भी उसके ऊपर बल ज़ीरो लगे? हाँ सर, डेफिनेटली ज़ीरो हो सकती है। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे आपने क्रॉस हटाने के साथ में आपने समझाया है कि यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, और साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है। कहाँ सर? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, थीटा क्या था? वेग में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आवेश का जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यदि एक्स एक्स की दिशा में आपके पास आवेश गति कर रहा है, एक्स एक्स की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है,
तो दोनों एक्स एक्स की डायरेक्शन में होने पर आप आई कैप और आई कैप का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आपने कक्षा 11 में सदिश गुणनफल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आई कैप क्रॉस आई कैप है, दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो एक सिचुएशन आपके पास ये भी है कि यदि वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र बोथ आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब है समांतर, एक ही दिशा में, यदि समांतर दिशा में है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और अच्छे से मैं लिख देता हूँ कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इन दिस सिचुएशन जो एफ एम वेक्टर है दैट इज ऑल्सो 0 हो जाएगा, चुंबकीय बल है वो इस स्थिति में भी 0 हो जाएगा। यानी आवेश गतिमान तो होना चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करना चाहिए। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो उसके ऊपर चुंबकीय बल 0 आ जाएगा। उसके अलावा और किसी भी दिशा में गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और वेग की दिशा के बीच में अपन एंगल कैलकुलेट कर लेंगे और उसको साइन थीटा के साथ अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास लॉरेंज बल का कहानी है। आपको जब डेरिवेशन लॉरेंज बल आपसे निश्चित रूप से वाइवा के अंदर भी, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान भी पूछा जाएगा, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जब डेफिनेशन आती है 1 नंबर की आती है तो यहाँ तक लिखना आप लोगों का सफिशिएंट है। लेकिन ये न्यूमेरिकल पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और आगे के जो अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे उनके अंदर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला टॉपिक अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है आवेश की चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति। टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इसमें से 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का न्यूमेरिकल निकलता है। यदि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो पहली बार के अंदर ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आवेश है आपके पास Q, चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास B, गति कर रहा है तो उसका वेग भी होगा V, लंबवत गति कर रहा है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। यानी जो थीटा एंगल आप अपन पढ़ रहे थे वो आपके पास 90 डिग्री है, यानी वेग में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। तो पहले अपन इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या बातें दे रखी है, उसके आगे अपन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई आवेश Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में वेग V वेक्टर से लंबवत प्रवेश करता है। यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा है वो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो उसका पथ, उसका रास्ता किस प्रकार से होगा, मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि इस आवेश का पथ किस तरीके का होगा। तो पहले अपन इस बात को समझते हैं, उसके बाद में अपन इसका आंसर लिखेंगे। आप खुद बताएंगे कि इसका पथ किस तरीके का होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को जब चुंबकीय बल की दिशा व्यक्त करने के लिए मेरा जो लेफ्ट हैंड का एग्जाम्पल दिया था, आपने एफ एम की जो वैल्यू पढ़ी थी वो पढ़ी थी सर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले अपने को वी वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, उसके बाद में अपने को बी वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। लेकिन अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पहली वाली जो आपकी तर्जनी है उसको आपने वेग की दिशा में रखा और आपने जो अपनी मध्यमा है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा। तो आपने कहा था कि सर ये अंगूठा है, इस डायरेक्शन में बल लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये जो क्रॉस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कागज़ के पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ है। यानी ऊपर से चुंबकीय बल रेखाएं कागज़ के अंदर जा रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो मेरे पास ये जो मध्यमा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो मैं अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रखता हूँ। तो ये जो मेरे पास मध्यमा है ये पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आवेश है वो इस तरफ से एंटर करता है और ये आपके एक्स एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एंटर किया, मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एक आवेश है और आवेश आपने क्यों लिया है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बात क्लियर है। यदि इलेक्ट्रॉन नाम अपन लिखेंगे तो उसके ऊपर बल की दिशा अपोजिट हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आवेश कह रहा हूँ और आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज आपको लेना है।
तो वेग की दिशा है, तो वेग की दिशा किस तरफ है? इस पॉइंट के ऊपर वेग की दिशा इस तरफ है, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ये आपके पास बी वेक्टर की डायरेक्शन है, किस तरफ है? क्रॉस से, यानी पृष्ठ के लंबवत अंदर। किधर है? लंबवत अंदर की तरफ है। ठीक है, अब मैं वेग की डायरेक्शन में मेरी जो तर्जनी अंगुली है उसको रखता हूं। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मध्यमा को रख लिया, उसके बाद में वेग की डायरेक्शन में रख दिया। अब आप मेरे इस अंगूठे की डायरेक्शन देखिए, अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपके इस कागज के ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है। अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस वाले आवेश का वेग आगे की तरफ जा रहा था। आप लोगों ने प्रक्षेप्य गति पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई वायुयान आकाश में जा रहा है और उड़ता हुआ वायुयान यदि कोई भोजन का पैकेट या बम नीचे की तरफ गिरता है तो वो एग्जैक्टली जहां से छोड़ा गया था उसी पॉइंट पे नीचे जमीन पे नहीं गिरता है, थोड़ा सा उससे आगे से होकर के नीचे की तरफ आता है। तो इसके ऊपर एक तो इस वेग की वजह से आगे की तरफ बल लग रहा था और एक चुंबकीय बल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी ये इस पोजीशन में गति करेगा और जैसे जैसे पोजीशन में गति करेगा इसके ऊपर वेग की डायरेक्शन बदल रही है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से घूमता घूमता यहाँ पे आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेग की डायरेक्शन क्या है? ये हो जाती है। तो अब आप इसको दोबारा समझ लीजिए कि ये मेरे पास जो मध्यमा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अब वेग है वो आपके नीचे की तरफ हो गया। तो अब जो अंगूठा है वो बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है, यानी पिछली बार आपके पास जो बल था वो इस तरफ था, अब की बार जो बल है वो इधर हो जाएगा। जब बल की डायरेक्शन ये है, वेग की डायरेक्शन ये है, तो फिर अगेन ये इनके बीच में से निकलता हुआ यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर ये इसके वेग की डायरेक्शन है, ये इसके ऊपर बल की दिशा है। अगेन जब बल की दिशा ये होगी तो इन दोनों के बीच से घूमता हुआ ये निकल जाएगा और कुछ इस तरीके से इसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा पथ हो जाएगा? इसका वृत्ताकार पथ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वेग की डायरेक्शन को दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके बल की दिशा को दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास बल की दिशाएं आ जाती हैं। इसे आप एफ वेक्टर कह सकते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर एफ वेक्टर कह सकते हैं। ये अंदर की तरफ लगने वाला बल है। ये अंदर की तरफ लगने वाला बल कौन सा है? चुंबकीय बल है। तो ये चुंबकीय बल यदि अंदर की तरफ लग रहा है तो ये आवेश तो अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी पत्थर को धागे से बांध करके गोल गोल वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो एक तो उस रस्सी के ऊपर तनाव बल होता है जो यहाँ पे चुंबकीय बल निभा रहा है और एक उस पत्थर की वृत्ताकार पथ में गति के कारण बाहर की तरफ भी बल लगता है। मेरी बात क्लियर है? और बाहर की तरफ लगने वाला जो बल है जो अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू के इक्वल आएगा और ये चुंबकीय बल उस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कर देगा। तो अभी के लिए मेरा प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर तो उसका पथ कैसा होता है? तो सर उसका जो पथ है वो अपन लिख देते हैं वृत्ताकार पथ होता है। पहला प्रश्न 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आती है कि अगर इसका पथ वृत्ताकार है तो ये जिस वृत्ताकार पथ में गति करेगा उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी? पहली बात। दूसरा, अगर वो वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया टाइम जिसे अपन इसका आवर्तकाल कहेंगे वो कितना होगा? अगर आवर्तकाल आ गया तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? इसकी रेखीय आवृत्ति जिसे अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कोणीय आवृत्ति जिसे अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी भौतिक राशियों का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या आता है जो कि आपसे 2 नंबर के डेरिवेशन में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार है। अब यदि मैं ये कह दूं कि ये धनावेश की बजाय अगर ऋणावेश होता तो इसका पथ कैसा होता? तब भी इसका पथ तो वृत्ताकार होता, लेकिन उस समय इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो दूसरे वृत्ताकार पथ के अंदर हो जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? अब की बार इसके ऊपर बल की दिशा क्या है? ये वेग आगे की तरफ जा रहा, जो बल नीचे की तरफ लग रहा था वो बल ऊपर की तरफ लगने लग जाता। यानी अब ये जो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो वो यहाँ से
इस दिशा में घूमना शुरू हो जाता, यानी एंटी क्लॉकवाइज उसका पथ हो जाता, लेकिन पथ का आकार तब भी वृत्ताकार ही रहना था। ठीक है, अब अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुने, इसमें अक्सर जब थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके का प्रश्न आता है। देखिए, वेग की और चुंबकीय क्षेत्र की जो तल है उसको जिस भी तल से रखा जाए उसका परपेंडिकुलर तल आएगा हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका परपेंडिकुलर तल आएगा हमेशा। जैसे यदि ये एक्स वाई तल में लिखा गया है तो वो एक्स जेड तल में आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बात को आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ अपन लिखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित जो आपका कण है, आवेशित कण की कैसी गति, वृत्ताकार गति के लिए क्या करना अपने को, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। यही एक ऐसी कहानी है जिससे पूरा डेरिवेशन डिपेंड करेगा। यानी कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण प्रवेश करेगा तो इसके केंद्र की तरफ इसके ऊपर बल लगेगा। सर ये बात तो क्लियर है, और वो उस बल की वजह से ये कण है वो वृत्ताकार पथ में गति करेगा। लेकिन जब वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो अपन जानते हैं कि इसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल है वो बाहर चला जाना चाहिए, जिसे अपन अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और उस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला जो बल है वो आपका चुंबकीय बल है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसकी आएगी, और ये पहली इक्वेशन यदि आप लोग क्लियर कर लेंगे तो इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अपने को भौतिक राशियां निकालनी है एक एक करके बहुत आसानी से सारी प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, तो इसमें सबसे पहले अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। सर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² m उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, v उस पार्टिकल की वेलोसिटी वेग है, और r उस पार्टिकल के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, जिस वृत्ताकार पथ में वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है। बराबर। बताइए चुंबकीय बल। अच्छा, चुंबकीय बल में आपने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि सर थीटा है वो 90 डिग्री होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो एफ एम की जगह फॉर्मूला लगा दीजिए क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो साइन थीटा लग जाएगा वहाँ पर, और साइन 90 की वैल्यू 1 है तो उस साइन थीटा को अपन यहाँ से हटा देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू रह जाएगी सर क्यू वी बी। अब यहाँ से अपने को जो सबसे पहली चीज़ निकालनी है वो ये है कि इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। क्लियर है? तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, आप बहुत इजी समझ पा रहे हैं, आपको बिल्कुल सामने क्लियर दिख रहा है कि इधर सर वेग का स्क्वायर है और इस तरफ वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात मेरे पास जो लाइन आ जाएगी उसको मैं थोड़ा सा कॉपी को नीचे ले लेता हूँ, उसको अपन लिखेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए। देखें सर, इस r को अपन यहाँ ले लेते हैं और ये जो QB है इसको नीचे भेज दे देते हैं। तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर mv/QB। क्लियर है? तो ये मेरे पास एक पहला फॉर्मूला हो जाता है इसका। एक एक करके इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। देखिए फॉर्मूले आपको रटने नहीं हैं, केवल समझ करके इनको याद रखना है। जैसे समझेंगे वैसे वैसे ये आपके दिमाग में याद भी हो जाएंगे। और ये जो डेरिवेशन अभी अपन पढ़ रहे हैं
चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का लंबवत प्रवेश होगा तो क्या सिचुएशन आएंगी। ये पूरा डेरिवेशन इसी चैप्टर में आगे रिपीट भी होने वाला है, रिवाइज भी होने वाला है, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किप करूँगा। आपके इस चैप्टर की मैं इस टॉपिक की मदद लेना चाहूँगा, यानी मैं ये चाहूँगा कि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है इस टॉपिक में, इसलिए वहाँ पर अपन थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। यहाँ पे मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि m है वो उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, v है वो उस पार्टिकल का वेग है, q है वो आवेश है और b है वो चुंबकीय क्षेत्र है। इतनी बात अपन जानते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि संवेग जो होता है p, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं। सर mv लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो mv आया है, क्या उसकी जगह मैं संवेग p लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप संवेग p लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और पढ़ा आप लोगों ने, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा। तो संवेग जो होता है वो होता है 2m और काइनेटिक एनर्जी, इनका रूट। कैसे होता है ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सर P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है mv। और गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है। सर गतिज ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 mv²। यदि मुझे इसको गतिज ऊर्जा बनाना है तो क्या करना चाहिए। इसको यदि मुझे गतिज ऊर्जा बनाना है तो क्या करना चाहिए बताइए। तो सर इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि ये जो वैल्यू है, चलो इस गतिज ऊर्जा को अपन संवेग के फॉर्मेट में बदल लेते हैं। तो इस E को बराबर 1/2, ये mv² है, इसको आप ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 m² v² बटा में m। क्लियर है। और mv की जगह आप p रख दीजिए। तो m का और v का स्क्वायर है तो यहाँ पर p का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो E बराबर आपके पास हो जाएगा 1/2 p² अपॉन m। अब ये जो 2m है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए तो ये आपके पास 2me हो जाएगा। इधर आपके पास p का स्क्वायर आ जाएगा। देन जब आप p की स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास 2me का अंडर रूट लग जाएगा। तो ये फंडामेंटल आपने कक्षा 11 के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इसलिए यहाँ पर इस नोट्स में लिखना उचित नहीं है, पर रफली मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो P की वैल्यू अपन ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से R की वैल्यू आपके पास दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। एक हो जाएगा P = QB और एक हो जाएगा आपके पास √2me अपॉन QB। और ये बात यहाँ पे लिखनी आवश्यक क्यों थी, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि इस पार्टिकल की जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, वो आपके इस पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा होगी उसके वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा ये पार्टिकल लेकर के आएगा उसका पथ है वो उतना ही अधिक होगा। तो ये बात नोट के रूप में या एप्लीकेशन के रूप में कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अपने बोर्ड एग्जाम में सिंपल आपसे पूछा जाता है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको यहाँ तक जाना है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो ये m, v, q और b आपको दिया हुआ रहेगा। ये रिलेशन आपको याद होगा तो आप इसके सवाल कर पाएंगे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। जब ये वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेगा, और एक राउंड पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे अपन आवर्त काल कहते हैं। वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, एक चक्कर पूरा करने में टाइम भी लेगा और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया टाइम है वो इसका आवर्त काल कहलाता है। तो आवर्त काल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आवर्त काल का फॉर्मूला भी अपन निकाल लेते हैं। आवर्त काल बताइए, देखिए आवर्त काल क्या हो जाएगा। सर आवर्त काल जो t होता है इसका फॉर्मूला होता है कि एक चक्र में तय की गई दूरी बटा समय। आवर्त काल क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कौन सी दूरी, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी लिख दीजिए, तय की गई दूरी, और बटा में क्या लिखेंगे, उसका वेग। लेकिन वेग तो दिशा के साथ में आएगा, यहाँ पे तो अपन
चाल लिखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, एक वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? वो वृत्त के पथ में गति कर रहा है तो दूरी कितनी तय करेगा? सर सिंपल है, उसकी परिधि के बराबर तय करेगा। त्रिज्या आपके पास है तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सर 2πr हो जाएगा, और बटा में चाल है उसको आप वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी क्लियर है? r की वैल्यू आपके पास आई थी, तो अब आप यहाँ पे t की वैल्यू लिख लीजिए। सर t बराबर आपके पास आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा 2πr/v, उसके बाद में सर 2π को 2π रहने दीजिए, v को v रहने दीजिए, और r जो है, देखो ये जो फॉर्मूला mv/qv यही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार यूज़ होने वाला है। ये तो सारे इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ mv/qb। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि v है, उससे v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो t का फॉर्मूला यहाँ पे शेष रहेगा वो आपके पास हो जाएगा सर t दिस इज इक्वल्स टू 2π m/qb, 2π m/qb। तो ये आपके पास इस वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज में चलते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को बार बार अपन यूज़ करेंगे। अगला जो अपना भौतिक राशि है जो अपन निकालेंगे वो हो जाएगी इसकी आवृत्ति। और आवृत्ति क्या होती है? सर आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल का व्युत्क्रम कह दीजिए, 1/t कह दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आवर्तकाल आ चुका है, तो आवृत्ति जब आप निकालेंगे, रेखिक आवृत्ति जब आप निकालेंगे तो इसको 1/t कर देना है, और ये आपके पास qb/2πm हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। तो अब अपने को यहाँ पर इसकी रेखिक आवृत्ति निकालनी है, और रेखिक आवृत्ति में और आवर्तकाल में संबंध अपन पढ़ चुके हैं कि सर न्यू इज इक्वल्स टू 1/t होता है। तो यहाँ पे आपके पास न्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, जो आपके पास t का आया था उसको आपको उलट देना है, qb/2πm। ये आपके पास रेखिक आवृत्ति का फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल, आपको ये याद भी रखने हैं, पर बार बार जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसकी कोणीय आवृत्ति। चलिए, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी? सर कोणीय आवृत्ति का मतलब है जिसे अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा से रिप्रेजेंट जब अपन करेंगे तो ओमेगा के दो फॉर्मूले आते हैं आपके पास। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π/t, और आप जानते हैं कि सर 1/t जो है ये यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, 1/t है, उसको अपन न्यू भी कह सकते हैं। तो 2π को आप 2π रहने दीजिए और 1/t को आप न्यू कह दीजिए, तो ये आपके पास न्यू आ जाएगा। तो अब ओमेगा की जब अपन वैल्यू लिखेंगे तो 2π को आप 2π रहने दीजिए, और ये जो न्यू है उसकी वैल्यू आपके पास है अभी सामने, तो रख दीजिए। तो qb/2πm हो जाता है। तो 2π से यहाँ पे आपके पास 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू आपके पास रहेगा qb/m। तो ये आपके पास कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो अपन यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब इनमें अलग अलग रिलेशंस हैं, वो रिलेशन आप लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं। कई बार संबंध पूछ लिए जाते हैं कि इस आवेशित कण की जो रेखीय आवृत्ति है वो उसके द्रव्यमान के साथ कैसे संबंधित होती है। तो रेखीय आवृत्ति है वो 1/m के समानुपाती हो जाएगी, या यूँ कह दीजिए m के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, किसी भी दो भौतिक राशियों के बीच में यहाँ पे संबंध है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इस टॉपिक की पूरी कहानी है वो अपनी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। एक एक बात आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ऊपर डिपेंडेंट कोई एक सवाल पढ़ते हैं अपन, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन इसका एक एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 दिखाया गया है, लेकिन इस चैप्टर का 8वां एग्जाम्पल अपन पहले कर चुके हैं, यानी कि 8वां एग्जाम्पल है उसको 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है। दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन उनके क्रमांक हैं वो एक ही लिखे हुए हैं। तो ये जो अपना
8वां एग्जाम्पल है, ये आपके बुक के पेज नंबर 150 पर है और बुक में इसका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अपन यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 की पावर -5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे मैं जो क्वांटिटीज़ दे रखी है उनको साथ साथ लिखता जाता हूँ। 10 की पावर -5 टेस्ला, बी के बराबर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, तो ई की जो वैल्यू है, ई वो है इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो तो आपका जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं होता। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने को जूल में बदलना पड़ेगा, वो बात भी अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो ऊर्जा वाला एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, यानी वेग आपको फाइंड आउट करना है वृत्ताकार पथ में जो गति कर रहा है। उसके बाद में वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, आर की जो वैल्यू है, वो भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 2 सवाल अपने से पूछे गए हैं। तो अब अपन यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी ऊर्जा दी गई है इसको अपन जूल में बदलते हैं। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इवन याद कर लेनी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को जूल में बदलने के लिए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन शब्द को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में है, उसको जूल में बदलने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से हटेगा तो वो खुद की जगह खुद की वैल्यू दे करके चला जाएगा, यानी खुद के आवेश से इस संख्या को गुणा करके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास 10 है और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में और वेग में संबंध होता है। अभी आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था सर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ से आपको v ही तो निकालना है, तो v निकालने के लिए इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बना लो। तो ये 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2e, और ये m है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये चला जाएगा मेरे पास डिवाइड में। तो यहाँ पे अकेला क्या रह गया, v का स्क्वायर रह गया। और जब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। बुक में यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया हुआ है, इस m को ऊपर लिख दिया। चलिए अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं अपन यहाँ पर इनकी। तो वैल्यू जब अपन यहाँ पर इनकी लिखेंगे तो 2 की वैल्यू आपके पास 2 है, यह आपके पास 10 इंटू 1.6 -19 है, वर्ग है वो अंश और हर दोनों के ऊपर है, बटा में m लिखना है। m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में वेलोसिटी जो इसका मात्रक होता है वो अपने यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको कैलकुलेशन करना होगा, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए और वो आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने पास अभी अंडर रूट की यदि अपन बात करें तो अंडर रूट में आपके पास आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 12। सॉल्व कर लेना आप इसको, पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे हटा देना। ये 16 है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा, और ये 10 से गुणा करोगे तो 320 हो जाएगा। तो ये 320/91, और ये 10 की पावर -19, नीचे माइनस का 31, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 31 हो जाएगा। तो ये प्लस की 12 है, जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। और जब आप इसका रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.88, और 10 की पावर 12 का वर्गमूल हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके पास इसकी फाइनल आंसर आ जाएगा, सिर्फ किसका, वेलोसिटी का। जब आपके पास वेलोसिटी आ गई है, अब आप इसका बहुत आसान तरीके से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो अभी आप पढ़ करके आए हो। क्या फॉर्मूला है सर, त्रिज्या का फॉर्मूला है R = mv/qb। अब रख लीजिए, m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31
इसके बाद में v है वो है आपका 1.88 10 की पावर 6। उसके बाद में बटा में चलिए, बटा में आपके पास q है, q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और b है वो आपको 10 की पावर -5 दे रखा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जब आप देखें तो आपके पास आएगा 1.07। r निकाल रहे हैं तो ये मीटर में होने वाला है। r की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में, क्योंकि त्रिज्या है वो एक लंबाई का ही फॉर्मेट है। तो इस तरीके से अपन ने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसके साथ ही आपका ये पहला इसका जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का एक पोर्शन जिसमें लंबवत प्रवेश करता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में से भी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण पार्ट पूछा जाता है। आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो सराहनीय हैं। जो निश्चित रूप से आप अपना प्रत्युत्तर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।